हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आज हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत अलग, बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और एक ऐसे सेशन के साथ जिसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एसएससी मेंस अभी होके चुका है 16, 17, 15, 16, 18 को, और बहुत अच्छा सेशन हुआ है अभी। बहुत अच्छे एग्जाम्स हुए हैं, और विशेष अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो सबसे अच्छा सेशन जो हुआ है वो मेंस में अभी हुआ है 18 को। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, क्योंकि अब मेंस हो चुका है और टीयर 3 के लिए, क्योंकि सभी लोग अभी एलिजिबल है, एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट। जिन्होंने भी मेंस दिया है तो हर किसी को पार्टिसिपेट करना है टीयर 3 में। तो टीयर 3 में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बस दो चीज़ करनी है। डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोगों के पास चॉइस होती है, आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप लिख सकते हैं ना। जो एग्ज़ाम होता है इट कैन बी गिवन इन इंग्लिश और हिंदी बोथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही, मतलब एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना होता है, इंग्लिश और हिंदी, जो आप लोगों का अच्छा हो उसमें दीजिए, ठीक है। अगर हिंदी आपकी अच्छी है, हिंदी पे आपका पकड़ अच्छा है, हिंदी में अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है, अगर भाषा आपकी अच्छी है तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। और अगर सेम विद इंग्लिश, अगर आपका सेम इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए, इंग्लिश में दे रहे हैं या आप हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँगी इंग्लिश की भी, हिंदी की भी हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मेजर जो बात है वो ये करने की है यहाँ पे कि किसी में भी दे सकते हैं आप, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में दे सकते हैं। जो आपका बहुत अच्छा है उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप देने वाले हैं इंग्लिश में एग्ज़ाम को, तो या इंग्लिश में आप लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो कैसे आपको करना होगा, क्या करना होगा, पूरी बात करेंगे। ऐसे लिखते समय क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कुछ टिप्स पे हम लोग बात करेंगे। लेटर कैसे लिखना है इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेस जान लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं डॉल, राइट। सबसे पहले देखिए गाइस, ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये 1 आवर का होता है, यानी कि 60 मिनट्स का होता है केवल, ठीक है। 60 मिनट का होता है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास सोचने का समय नहीं होता कि आप ऐसे कैसे लिखेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत होती है। 60 मिनट का होता है। 50 मार्क्स का आपका एक लेटर होगा और 50 मार्क्स का आपका ऐसे होगा, राइट। कई बार ऐसा होता है चॉइस आती है, कई बार ऐसा होता है चॉइस बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि लेटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल होता है और दूसरा इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल लेटर, लेटर जो एडिटर को लिखा जाए, लेटर जो किसी पर्टिकुलर ऑफिस को, किसी पर्टिकुलर फॉर्मल को लिखा जाए, उसके लिए होता है ऑफिशियल लेटर, दैट इज फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड को, भाई को, मेनली ऐसा होता है आपके छोटे भाई बहनों को कोई सजेशन देना हो, एडवाइस देनी हो, उसको लेकर लिखा जाता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में चॉइस आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट ईयर के पेपर की, तो लास्ट ईयर के पेपर में फॉर्मल इनफॉर्मल में कोई चॉइस नहीं आई थी, और ऐसे जो है हमारा ये भी 50 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेट है, एक आपको लेटर लिखना है और एक आपको ये लिखना है ऐसे, और आपका बस जजमेंट हो जाएगा। और फॉर्मल इनफॉर्मल में से, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था, कैसे उस पर आपको काम करना है वो भी दिखाऊंगी। तो लास्ट ईयर के जो पैटर्न में जो चेंज आया वो ये है कि लेटर आया, उसमें कोई चॉइस नहीं आई। पहले ऐसा होता था चॉइस आती थी तो दो टॉपिक्स आपको मिल जाते थे, फिर दोनों में आप तुरंत से सोच लेते थे कि आपको फॉर्मल पे ज़्यादा अच्छा आता है या इनफॉर्मल पे आता है अच्छा, फिर आप उन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते थे। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। इस बार ऐसा है कि सिर्फ फॉर्मल ही लिखा हुआ था आपको और फॉर्मल को ही लिखना था। तो सिर्फ फॉर्मल अगर आप लोगों को करना है तो क्या करना होगा कुछ, क्योंकि देखो अगर आपके पास चॉइस आती भी है ना, कि अगर आपको फॉर्मल भी लिख सकते हो और इनफॉर्मल दोनों में भी अगर चॉइस आती है, तो इट इज़ माई सजेशन यू शुड गो फॉर फॉर्मल ओनली। अगर आपके पास चॉइस आती है तो आप फॉर्मल पे जाएं, और अगर चॉइस नहीं आती है तो फॉर्मल ही आएगा, तो आपको फॉर्मल ही लिखना है। दोनों तरीके से लिखना फॉर्मल ही चाहिए। उसका एक रीज़न है, फॉर्मल इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि फॉर्मल में बहुत ज़्यादा एक फॉर्मेलिटी आती है, आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ये सब जो चीज़ें आती है ना, सैल्यूटेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, और अगर आपने डेट लिखा है, इन सब के मार्क्स मिलते हैं। ये सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है फॉर्मल लेटर में, इसलिए उन सब के मार्क्स मिल जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर को प्रेफर करना चाहिए।
अब देखिए गाइस, अब आपके सामने हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जो आ गया है उस पर बात करते हैं। देखो ड्यूरेशन लाइक एवर हमेशा अभी भी ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स का ही रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। ये लास्ट ईयर का क्योंकि उससे उठाया गया, एग्जाम से उठाया गया, इसलिए डेट ये पिछली वाली आ गई, 29 दिसंबर को हुआ था, जो कि अभी होने वाला है 22 नवंबर को जो अभी होने वाला है, एकदम वही डेट है ये। हाँ, तो देखिए सीजीएल टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्वेश्चन ये मैं बता रही हूँ पिछली बार जो आया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको क्यों देख रहे हैं, क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों दिखा रही हूँ मैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे लेटर, ये जो ऐसे राइटिंग आया है, इंपॉर्टेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आया। और लेटर जो आया आपका वो ये आया है, यूआर सुनीता और सुनील, रेजिडेंट ऑफ गांधी रोड, द्वारका, दिल्ली 110083, राइट अ लेटर टू मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट देयर पुअर सर्विस एंड द क्वालिटी ऑफ फूड। इस तरीके से आया है। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आया है। अब हम लोग वापस चलते हैं उस पे, लेटर पे। एसएससी सीपीओ करवा दूंगी, चल भी रहा है एसएससी सीपीओ, अभी जो हम लोग कर रहे हैं उस पर बात करते हैं गाइस। देखिए एक्चुअली जो हमारा लेटर राइटिंग है ना, उसमें मैंने बोला फॉर्मल ज़्यादा अच्छा होता है। फॉर्मल ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों होगा, इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि फॉर्मल में जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसके मार्क्स होते हैं। हर अगर आपने डेट डाली है, गलत डाली है तो मार्क्स कट जाएंगे, सही डाली है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो रूब्रिक्स हैं ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हें फॉलो करना ही करना चाहिए। ठीक है, एक हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है, जैसे ये हमारा नोटबुक का पेज है, जैसे हमारा जो नोटबुक का पेज होता है, नोटबुक पेज में हमें क्या करना पड़ता है, अब जो मॉडर्न जो लेटर का पैटर्न है उसमें क्या करना होता है, लेटर के पैटर्न में हमें लेफ्ट अलाइनमेंट ही फॉलो करना पड़ता है। लेफ्ट अलाइनमेंट को फॉलो करने का मतलब होता है कि आपको बस एक लाइन में चलना है। ये लाइन खींच दी, इसीलिए लाइन खींच के मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लाइन खींच दी गई है, इसी लाइन के बराबर बराबर में लिखना है। कहीं पे कोई पैराग्राफ चेंज का जो ऑप्शन पहले होता था ना, यहाँ खत्म हो गया तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ खत्म हो गई है। ठीक है, कोई भी चीज़ अब बीच में नहीं लिखी जाती, जैसे पहले सब्जेक्ट बीच में लिखा जाता था, योर्स फेथफुली इधर लिख दिया जाता था, ये सारी चीज़ें अब बंद हो गई। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो सब कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट में चलता है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है, सारी चीज़ें इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली और सबसे मजबूत बात कि लेफ्ट अलाइनमेंट को हमें फॉलो करना है। उसके बाद यू विल राइट इन हिंदी लैंग्वेज, किसी में भी लिख दो, जिस लैंग्वेज पे आपका कमांड बहुत अच्छा है। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हम ध्यान रखें आपकी मात्राएं गलत ना हो, सुसज्जित भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, दैट इज फ्लारी लैंग्वेज। थोड़ा अच्छा लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा आता है, तो ये ट्रू है। इस इंग्लिश में भी इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपकी जिस भाषा पे कमांड है उस भाषा को यूज करिए। देखिए गाइस, अब हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मल लेटर पे। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है सबसे पहले, उसके बाद डेट आता है, उसके बाद द एडिटर। ये द एडिटर इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली लेटर्स एडिटर को लिखने के लिए आते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिख ले, यानी कि एड्रेसी, ये एड्रेसी कहलाता है जिसको हम एड्रेस लिखते हैं, और उसका एड्रेस भी आता है, द इंडियन टाइम्स जयपुर, इस तरीके से पूरा एड्रेस उसका आता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर इज नो गैप नहीं देना होता है। ठीक है, कोई गैप नहीं देना होता। टू द एडिटर लिखने का फैशन अब नहीं है, टू नहीं लिखना चाहिए, है ना। डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो। सब्जेक्ट तक आप पूरा एज इट इज लिखोगे, सब्जेक्ट तक कोई गैप नहीं आता। जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिख लिया उसके बाद यहाँ पे एक लाइन का गैप आता है और उसके बाद सर या मैडम लिखा जाता है। अगर आप मैडम लिख रहे हैं तो पूरा इस तरीके से लिखेंगे, सर और मैडम इस तरीके से लिखेंगे, और ऑब्लिक लगा के, पूरा MA अपॉस्ट्रोफी AM वाला नहीं लिखा जाता। और आपको यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, कहीं पे भी नहीं लगाना है। पहले ऐसा होता था, देखो कॉमा नहीं लगाने का लॉजिक है, अगर आपको कॉमा लगाना है तो आपको हर जगह कॉमा के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर
होना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप कॉमा ना लगाएं, कहीं पे कॉमा ना लगाएं। सर या मैडम आप यहाँ पे लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं, बट इट डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक सेंस। आप सिर्फ सर भी रहने देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हमें रिस्पेक्टेड लिखना चाहिए क्या, जैसे आप सर, रिस्पेक्टेड सर लिख देते थे। तो देखिए गाइज, अगर हम किसी को सर कह रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी गिविंग अ रिस्पेक्ट, हम पहले से ही और ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। तो हम रिस्पेक्टेड लिख के एक शब्द ये अननेसेसरी बढ़ाएंगे, फिर जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी को चेक करा, उसको लगेगा यू आर बिकम फिलिंग आप भरे जा रहे हो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है, दूसरा रजिस्ट्रेशन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जान लीजिए, ये सैंडर्स एड्रेस है। कुछ लोग बोलते हैं लिखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट वे है, ये तरीका है फॉर्मल लेटर को लिखने का। इन सबके मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले सैंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट। जब आप डेट पे आते हैं तो डेट फॉर्मल तरीका यही है। कुछ लोग डेट इस तरीके से भी लिखते हैं 2020, ठीक है, ये भी डेट हो सकता है, या फिर 20 फरवरी हो सकता है डेट लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये नहीं लिखे, डेट लिखने का तरीका यही लिखिए। और इसको लिखते समय ध्यान रखिए यहाँ पे ये कॉमा लगेगा ही लगेगा, ये गलत हो जाएगा अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या लिखें। तो सब्जेक्ट को सबसे मेन तो ध्यान रखेंगे, 1 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 लाइनर है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एम बताना है आपके राइटिंग का, तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहाँ से आता है, ये आता है जो हमारा क्वेश्चन है। जस्ट अभी जैसे देखो क्वेश्चन आया था, राइट अ लेटर टू मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट कंप्लेनिंग अबाउट, तो यहाँ से लिखोगे। जब आप सब्जेक्ट लिखोगे ना यहाँ, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सर्विसेज एंड द क्वालिटी ऑफ फूड, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे ही हमने सर मैडम लिख दिया, इसके बाद अपना कहना स्टार्ट करना है। और उससे भी पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है इसको आप अंडरलाइन कर दो तो वेल एंड गुड है, थोड़ा सा और हाईलाइटेड होता है, अच्छा होता है, ठीक है। आपका जो लेटर होता है और आपका जो ऐसे होता है, इसके मार्क के बारे में शायद हमने बात नहीं करी, इसके बारे में, साइज के बारे में, है ना, साइज के बारे में बात नहीं करी। पहले हम इसके साइज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 60 मार्क्स का आता है और लेटर जो है हमें 150 वर्ड्स का लिखना होता है। 150 से 160 165 तक आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। 60 ही मानो कि मान लो 10 वर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए, चलता है। और थोड़ा कम भी हो गया तो 140 एवरेज रखिए कि 140 145 तक में हो गया तो भी कोई बात नहीं, और 160 तक चला गया तो भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो लिमिट का हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं लेटर का जो बॉडी होता है उस पे काम कैसे करना है। देखिए गाइस, बॉडी ऑफ द लेटर को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। किसी भी राइटअप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द पार्ट्स आर इंट्रो, डिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट जो होता है, या तो आप वहां पे सोल्यूशन दे या फिर आप कंक्लूजन दे दें, ठीक है। जैसे अभी ऐसे में भी हम लोग देखेंगे, इसको सोल्यूशन दे या कंक्लूजन दे दे। तो ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं। तो लेटर भी आप इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। पहला जो पार्ट होता है, हाँ 50 मार्क्स का होता है एग्जैक्टली। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन। ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्या क्या है, उसको हम लोग शुरुआत में बताते हैं, ठीक है। आई होप ये विजिबल है आपके फोन में, यस, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली, ये थोड़ा सा फ्लारी लैंग्वेज है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर वाइडली सर्कुलेटेड डेली की जगह योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, सम्मानित बोलते हैं इसको। तो एस्टीम्ड वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, पर ये एस्टीम्ड वर्ड का यूज सब करेंगे गाइस, ठीक है। तो बहुत कॉमन हो जाएगा, थोड़ा सा अलग लिखने के लिए योर वाइडली सर्कुलेटेड है, सब जगह पहुंचने वाला, क्योंकि आपका न्यूज़पेपर है उससे। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अगली जो लाइन है वो लिखा हुआ है
आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, इसका मतलब है मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, किसका? ऑफ द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का, उन अधिकारियों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये लाइन का ही यूज करें, आई वुड लाइक टू डू दिस, डू दैट, या आई विश टू डू दैट, इंस्टेड आई विल, है ना। यहाँ पे आपको अथॉरिटेटिव खुद नहीं होना है, यहाँ पर आपको, हाँ सेम प्रोसेस है, CHSL का सेम प्रोसेस है, एकदम सेम है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ, यही है फॉर्मल लाइन, यही होती है, आई वुड लाइक टू डू दैट। तो इसी तरीके का लैंग्वेज आप यूज करेंगे, और जितना हो सके आपके लेटर में बहुत ज़्यादा, अगर आपको याद आ जाते हैं अच्छे वोकैबुलरी के यूज़, तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि अच्छा वोकैबुलरी जो अभी तक आप रट रहे हैं वोकैब के वर्ड्स को, उनका अल्टीमेट गोल तो यही है कि आप मेंस में उसको यूज़ कर पाए, यानी कि आपके रिटर्न में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ये चेक करने के लिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं कि वंस यू आर सेलेक्टेड कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग आपको आता है, तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, करने की कोशिश करें। दूसरी बात सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, शब्द तो भले से थोड़े से आसान भी चल जाएंगे पर समझ आने चाहिए। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आप ग्रामर एरर कम से कम करें, ना के बराबर ग्रामर एरर करें, क्योंकि जब अलग, क्योंकि बॉक्स में लिखा होता है, आपके पास बॉक्स आता है, आप इस बॉक्स में अपने आंसर्स को, वर्ड्स को लिखते हैं, तो एक एक वर्ड हाईलाइट होता है, एक एक, तो मजाल ही नहीं कि आपकी गलती को यहाँ पे हटा दिया जाएगा, ठीक है। गलती नहीं आपकी यहाँ पे छुप सकती है, इसलिए बहुत ऐसा कोशिश करें कि आपकी गलती जो है वो, क्योंकि दिखाई देगी, तो लैंग्वेज को अच्छा रखें, राइट। इसके लिए आप प्रूफ चेक कर लें, ग्रामर तो आपको आती है तो खुद से प्रूफ चेक कर सकते, हो सकता है आपका ये चीज़ सही। अब इसको पढ़ेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द बर्डन ऑफ द हैवी बैग्स दैट द यंग चिल्ड्रन कैरी टू स्कूल। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किस तरफ? टू की जगह आप टुवर्ड्स भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ज्यादा अच्छा वर्ड होगा यहाँ पे। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, किसी की तरफ खींचना, ध्यान केंद्रित करवाना किसी तरफ, ठीक है। तो किस तरफ ध्यान केंद्रित करवाना चाहता है? टुवर्ड्स द बर्डन ऑफ द हैवी बैग्स, हैवी बैग्स का जो बोझा यंग चिल्ड्रन कैरी करते हैं स्कूल के लिए, उस तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ, ये बोला गया। तो बिल्कुल आपने क्या करा है, ये लाइंस तो बिल्कुल रटने वाली है कि आप 10 बार अगर आप लेटर लिखने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिस से ये तो याद हो जाएगी। ये आपने सब्जेक्ट में से ले लिया है, उसमें से लिया है, क्वेश्चन में से जो दिया गया है कि द बर्डन ऑफ हैवी बैग्स दैट यंग चिल्ड्रन कैरी टू स्कूल, यानी यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद आप आएंगे रिजल्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये जो भी बात है ये प्रॉब्लम क्यों है, ये इसका रिजल्ट है कि इसके क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इसके नुकसान होते हैं, वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो मैंने जैसा कहा, सबसे मेजर जो आपका ध्यान देना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, भाषा बिल्कुल सही हो, ग्रामर की कोई गलती ना हो। इट इज अ पिटी दैट, ये दया की बात है कि, या ये बहुत दयनीयता की स्थिति है कि टाइनी किड्स, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कैरी करते हैं, लेके जाते हैं अ हैवी लोड ऑन देयर शोल्डर्स। ये बहुत दयनीय स्थिति है कि छोटे बच्चे अपने कंधों पर भारी बोझा उठा के चलते हैं। द लोड इज अनकॉल्ड फॉर ऑन देयर शोल्डर्स, वो उनके लायक नहीं होता है, अनकॉल्ड है उनके लिए, यानी उनके लायक नहीं होता है। इन फैक्ट, वास्तव में द लोड इज मोर देन देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, वो लोड तो कहीं ज्यादा होता है उनके फिजिकल, जितना उनका शरीर है ना उससे कहीं ज्यादा तो उनके बैग्स की जो है बोझ है वो ज्यादा होता है। यहाँ देखो, जितना सिंपल लिखोगे उतना अच्छा, लेकिन जितना जेन्युइन लिखोगे उतना अच्छा। जो उससे रिलेट करता है वो लिखिए, फेंकने में बिल्कुल मत लग जाइए। जो जेन्युइन, जो प्रॉब्लम आपकी आती है कि बच्चों के मतलब जो पेन है वो रहने लग जाता है, या बच्चे मानसिक रूप से उससे थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, फिर वो स्कूल जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि हर बार बैग कैरी करना पड़ता है, बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जेन्युइन बातें, ठीक है। आगे देखो, इट इज इवन डिफिकल्ट एट टाइम्स टू माउंट द बस, बस में चढ़ना उनके लिए कितना भारी पड़ जाता है। इन दिस डे व्हेन इम्पार्टिंग education is not solely dependent on books and notebooks, it makes it all the more redundant, unnecessary है ये बैग खींचना, आजकल बुक्स पे थोड़ी ना डिपेंड है। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम रखी, मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट है लेटर का, ये इंट्रोडक्शन पार्ट, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। अब देखो गाइस, एक बात चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ये लाइन होगी,
अब आपका यहाँ पे खत्म हुआ है, तो पैराग्राफ जो चेंज हुआ है ना वो नेक्स्ट लाइन से ही हुआ है। आप चाहें तो इनके बीच में एक लाइन का गैप दे सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी ना वो लेफ्ट अलाइनमेंट को फॉलो करते हुए ही होगी। लैंग्वेज बहुत टफ नहीं होगी, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि आप थोड़े बहुत, जैसे रिडंडेंट का यहाँ पे यूज हुआ है, ऐसे ही इम्पार्टिंग एजुकेशन, सोलली डिपेंडेंट, कंप्लीटली की जगह सोलली लिख दिया है यहाँ पर। अनकॉल्ड फॉर ऑन देयर शोल्डर, यहाँ पे फ्रेज का यूज किया गया। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, यही अट्रैक्शन होता है, यही आपके इंप्रेशन को जमाने का तरीका होता है। तो इंप्रेशन बनाना भी जरूरी है, क्योंकि मार्क्स भी तो लेने हैं ना, तो मार्क्स लेने के लिए इंप्रेशन बनाना जरूरी है। एट द सेम टाइम लैंग्वेज, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस का ग्रामर। कम लिखो लेकिन सही लिखो, ये ज्यादा ध्यान रखना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर हमारा डिस्क्रिप्शन, सेकंड जो पार्ट है इसको मैं बोलूंगी डिस्क्रिप्शन पार्ट। तो यहाँ पे आप अपनी समस्या को डिस्क्राइब करें, ठीक है। और जैसे ही आपका यहाँ पे स्टेटमेंट फिर डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाता है, हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ के हम लिखेंगे सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सोल्यूशन, ये गलत लिख दिया है बॉक्स, ये होगा सोल्यूशन। लास्ट वाला जो होगा ना वो सोल्यूशन, ये डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है, ये बॉक्स गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। सोल्यूशन ये होगा। Modern psychologists have evolved games and methods of stress-free learning without books. This ought to be coupled with the optimum use of computers. All this needs to be incorporated to lessen their burdens. अब यहाँ तक हो गया है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अब देखो ये है हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन छोटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीन जो पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और सोल्यूशन। तो सोल्यूशन छोटा, इंट्रोडक्शन भी छोटा और डिस्क्रिप्शन बड़ा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हो सकता है एक से ज्यादा पैराग्राफ हो, तो पैराग्राफ जब आप बदल रहे हैं तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा आप लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि शब्द लिमिट है यहाँ पर 150 आपके पास वर्ड्स का। इससे ज्यादा वर्ड्स, इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन कितना बढ़ा सकते हैं, 160 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अनफेयर मीन्स को भी ध्यान में रखना है। कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आपका अपना हो। इसके लिए ये देखिएगा, इस क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये रहा लास्ट ईयर का क्वेश्चन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा हुआ है आप सुनीता हैं या सुनील है, ठीक है, लिखा हुआ है रेजिडेंट ऑफ गांधी रोड, एड्रेस भी लिखा हुआ है द्वारका, न्यू दिल्ली 11083। तो आपको अगर एड्रेस लिखना है तो आप यही वाला एड्रेस लिखेंगे। आपको अगर नाम लिखना है तो आप यही वाला नाम लिखेंगे। आपको और अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। लेटर किसको लिखना है, मैनेजर को लिखना है, जीडी रेस्टोरेंट के, है ना, तो ऊपर लिखेंगे मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट, जहां पे हमने अभी लिखा था वहां पे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें अपना कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे लिख देंगे आप अपना एड्रेस, सुनीता वाला या सुनील वाला, और यहाँ पे लिख देंगे द मैनेजर, कौन सा रेस्टोरेंट था वो उस रेस्टोरेंट का नाम लिख देंगे, जहां पे वो रेस्टोरेंट था वहां पे वो लिख देंगे, ठीक है। 10%, हाँ 10% एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है लेटर राइटिंग में। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हम जनरली गलती क्या करते हैं, सबसे बहुत बड़ी गलती तो ये होती है कि योर्स को लिखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लेटर, ये नहीं लिखना होता है। वाई हमेशा कैपिटल आएगा, OUR और S इसके साथ आएगा, ये योर्स है, योर्स, ठीक है, योर्स आएगा। और इसके बाद आप ट्रूली लिखें, आप सिंसियरली लिखें, है ना, या ओबीडियंटली लिखें या फेथफुली लिखें, जो भी लिख रहे हैं LY के साथ आएगा, और LY हमेशा यहाँ पे सिंगुलर आएगा, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। और जो आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, मोस्टली आप ये देखें कि जैसे सुनीता वहाँ पे लिखा था या सुनील लिखा था, और लिखा भी था रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, तो यहाँ पे आप जरूर लिखें रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी। कौन सा कॉलोनी था, वो कॉलोनी का आप गांधी पथ कुछ ऐसा था, है ना, तो गांधी पथ, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके अलावा अपना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि अपना इंफॉर्मेशन देना मतलब अनफेयर मीन्स में पकड़े जाना। इसलिए जितना क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखिए। और मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिस करवा दिया है। अभी एक लेटर, कौन सा हमने किया, अभी हमने किया फॉर्मल लेटर। और सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी प्रैक्टिस आप फॉर्मल लेटर की ही करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर चॉइस आती है तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में आएगी। और अगर एक आता है, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, जो हम अभी देख चुके हैं लास्ट ईयर के प्रश्न को, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आया था उसमें एक ही क्वेश्चन आया था, ये है ना, और ये इनफॉर्मल ही,
तो इनफॉर्मल लिखने का अपना फायदा होता है, इनफॉर्मल में ऊपर जो ये फॉर्मेलिटीज होता है, इनफॉर्मेलिटीज के मार्क्स जुड़े होते हैं, तो इनसे आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल लेटर लिखे। अब आते हैं हम लोग इस पे राइटिंग पे, ऐसे वाले पार्ट पे कि ऐसे कैसे लिखना है। तो ऐसे राइटिंग पे आते हैं। देखिए गाइस, ऐसे राइटिंग जो है हमारा वो 50 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 50 मार्क्स का आता है। 250 वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं और आप 10% वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 20 एक वर्ड्स आप बढ़ा दें, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं। अब देखिए मेनली क्या होता है टॉपिक। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि टॉपिक कौन से हम प्रिपेयर करें, तो मैं ये कहूँगी जनरल टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में। कैसे टॉपिक्स आते हैं? जनरल टॉपिक आते हैं, क्योंकि उनका ये ध्यान बिल्कुल नहीं है कि आपका बिल्कुल नॉलेज चेक करना है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब लास्ट ईयर एग्जाम होने वाला था तो स्टूडेंट मतलब क्या प्रिपेयर करते, 370 से रिलेटेड डेटा, वो जो मंदिर वाला डेटा था, सॉरी ये अयोध्या मंदिर वाला जो लड़ाई था उससे रिलेटेड डेटा, और न जाने क्या क्या है ना, जीएसटी से रिलेटेड डेटा, ये सब नोट कर करके आपने खूब लिखा, खूब डेटा जोड़ा। हाँ, फैक्चुअल डेटा अगर आपके पास है तो आप यहाँ मेंशन करिए अपने इसमें, लेकिन टॉपिक्स क्योंकि जनरल आते हैं तो जनरल में आपका राइटिंग स्किल चेक करने के लिए आता है ये। इट चेक्स योर राइटिंग स्किल्स, नॉट योर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज कैसे चेक होगा? नॉलेज के लिए आपका एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, तो आपका राइटिंग स्किल चेक होने के लिए आता है। इसलिए राइटिंग स्किल चेक होने के लिए आपका लैंग्वेज पे पूरा कमांड होना चाहिए। ग्रामर किसी भी तरीके से आप उससे, भले से आप शब्दों का प्रयोग इजी कर ले, वोकैबुलरी टफ नहीं याद आ रही है, कोशिश तो यही करें कि अच्छी वोकैबुलरी का भी यूज़ करें, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर आप अपने शब्दों को दिखा रहे हैं। हाउ विल यू राइट? अगर आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपका लेटर कैसा होगा, आपके जो आंसर, आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो लिखने का स्टाइल है, आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ राइटिंग है, वही तो चेक हो रहा है। तो दैट शुड बी माइंड ब्लोइंग, ठीक है। अभी जो एसएससी के लिए आपने पहले प्री की तैयारी करी, फिर आपने मेंस की तैयारी करी, और अब आप जाके इस पड़ाव पे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं तैयार तो हैं आप, शब्दों का उपयोग आपको आता है, तो शब्दों से मत भागिए। जो शब्द आपने अभी तक पढ़े हैं उन्हें भुलाइए मत, उन्हें यहाँ जाके इस्तेमाल करिए तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ मतलब यूसेज ऑफ वोकैबुलरी तो है ही, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलूँगी आप लोगों को लैंग्वेज पे भी पूरा कमांड रखना चाहिए, ठीक है, भाषा पे, यानी कि ग्रामर से आप कोई समझौता ना करें, सेंटेंस फ्रेमिंग पे आपका कमांड होना चाहिए, ये यहाँ पे करना है। अब देखिए ये हो गया। अब हाँ, टॉपिक पे हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम भटक गए रास्ते से। देखिए टॉपिक, जैसे जनरल जो टॉपिक होते हैं ना, टॉपिक जनरल कौन से होते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हर समय ये करंट ही माना जाता है इसको, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अभी देखो क्या चल रहा है, अब कोविड चल रहा है, तो जनरली कोविड जो है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ सकती है, हाउ इंडिया इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, या पैंडमिक, इस तरीके के प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकते हैं। वो कैब लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपने दिन भर में 10 शब्द याद किए तो उन 10 शब्द को आप यूज़ करो उसी दिन बहुत ज़्यादा। सिर्फ आप किताबी मत बनो कि रिडंडेंट है, तो रिडंडेंट का मतलब मुझे तभी याद आएगा जब मुझे ऑप्शन में अननेसेसरी दिखाई दे गया, अदरवाइज व्हाट इज रिडंडेंट आई डोंट नो। सरप्लस है, सुपरफ्लूअस है, ये हमें याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे पढ़ा ही नहीं कहीं पे, हमने पूरा यार ये तो बेकार लग रहा है, तो व्हाई डोंट यू से ये रिडंडेंट है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्यों नहीं कह सकते? इट इज़ रिडंडेंट, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द ओनली वे कि आप लोग यूज करो वर्ड्स को और फिर आप उसको फॉलो करोगे, रिटेन रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कोविड है, इससे रिलेटेड आपका कोई टॉपिक आ सकता है। डेटा को बहुत ज़्यादा वेटेज देने के बजाय आप लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे, आप अपने यूसेज ऑफ वोकैबुलरी को वेटेज देंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। लेटर ऐसे कैसे लिखें, इस पे हम लोग आएंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग जैसे लास्ट टाइम जैसे मैं बात कर रही हूँ, जीडीपी की बात करें, अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, या द फॉलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें, या इंडियन
इलेक्शन की बात करें या अमेरिकन इलेक्शन की बात करें, तो ये सब हमेशा करंट रहते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे में कोट्स यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश के ही कोट्स यूज करोगे, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी के ही कोट्स यूज करोगे। खिचड़ी नहीं बनाना, इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, फिर उनकी कॉपीज अलग से हाईलाइट होती है मेंस की कि यहाँ पे ये गलतियां की गई हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ ऐसे लिखना कैसे है। देखिए, ऐसे राइटिंग को भी किसी भी राइटिंग को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किसी भी राइटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इंट्रो, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन कंक्लूजन। मेजर तो यही 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी राइटिंग के मेजर यही 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा और हाँ, अब जैसे क्योंकि कोविड चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस या तो ऑनलाइन मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है, या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, या ऑनलाइन एजुकेशन बून और बेन, या फिर आ जाता है बून। सिर्फ बून आएगा तो फायदे की बात करनी है, बून और बेन आ गया तो प्रॉज एंड कॉन्स की बात करनी है। लेकिन कैसे करना है ये हम लोग देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो बताऊं, सबसे पहले जो मैं आपको बात बोलूंगी, आप जितना भी ऐसे लिखने वाले हैं, आपका इंट्रोडक्शन हमेशा सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए। इसका वन एंड ओनली रीज़न यही है कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाएगा ना, वो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा जाएगा, इसलिए इंप्रेसिव होना चाहिए। फिर आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और फिर आपका कंक्लूजन होना चाहिए। मैं एक एक पार्ट बताऊंगी कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। अगर आपके कोई नोन लोग हैं ना गाइज, जो मेंस के ये वाला एग्जाम देने वाले, उनके साथ प्लीज़ शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिप्स नहीं पता होंगी, ठीक है। देखो, जब हम ऐसे लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो आप माइंड में सोचना शुरू करना। सबसे पहले डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एट वंस, ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एट वंस, तुरंत से लिखना स्टार्ट मत करो। पता है क्या होता है, तुरंत से लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना हम, तो शुरुआत में इतने अच्छे आइडियाज नहीं आते। जैसे जैसे हम लिखने लगते हैं ना, अंदर हम उसके घुस जाते हैं, तब हमें आइडियाज आते हैं। तो लगता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको तो हमने बाद में लिखा, फिर हम उसको हाईलाइट करते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, पर बहुत मुश्किल है कि रीडर वहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि आप इतना अच्छा नहीं, आपकी शुरुआत अगर रही तो वो नीचे क्यों जाएगा, वो देख लेगा कि कितने पानी में है आप। इसलिए इसको ऐसे करिए, सबसे पहले स्टार्ट थिंकिंग, है ना, स्टार्ट थिंकिंग, सोचना शुरू कर दें, क्योंकि लेटर जो है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ट्राई करें कि लेटर आपका फर्स्ट 15 मिनट में तो हो ही जाए लेटर, है ना। 15 मिनट में हो गए, फिर अगले 15 मिनट में आप ऐसे के लिए सिर्फ सोचें। 15 मिनट अगर आपने ऐसे को दे दिए, या 10 मिनट अगर आपको दे दिए, 10 से 15 मिनट अगर आपने ऐसे को सोचने में दे दिए ना, अगले आधे घंटे में आपका ऐसे बहुत फैंटास्टिक तैयार हो जाएगा। और इसकी आप 1-2 दिन में अभी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। देखो, स्टार्ट थिंकिंग, जैसे ही आपको मिलता है कि अब मुझे ऐसे एक लिखना है, तो सबसे पहले तो सोचने लगे। फिर क्या करें, रफ शीट मिलती है, उस रफ शीट का उपयोग करें। रफ शीट में ना जॉट डाउन शुरू कर दे, पॉइंट लिखना शुरू कर दे, जो भी आपका टॉपिक है ना, पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज यहाँ पे जॉट करना शुरू कर दे, लिखना शुरू कर दे। ये पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट आ गया, फिर ये वाला पॉइंट आ गया, ऐसे करके पॉइंट्स लिखना आप शुरू कर दे। ऐसे करके आपके पास 8-10 पॉइंट्स इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास 8-10 पॉइंट इकट्ठा हो गए, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद इन पॉइंट को नंबर देना शुरू करो। नंबर दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को नंबर दीजिए। नंबर देना है, इसका मतलब कि इसको नंबर में बांट लीजिए, कि जैसे आपने पॉइंट लिखे 5, मान लो आपने पॉइंट लिखे 5, इन 5 पॉइंट में से ये वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वाले को मैं क्या करूंगी, इस वाले को मैं इसको 4 नंबर पे लिखूंगी। पहले नंबर पे तो ये ही आना चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है, तो ये आपका पहले नंबर का पॉइंट हो गया। ये मुझे लगता है दूसरे नंबर पे आना चाहिए, ये मुझे लगता है तीसरे पे आना चाहिए, ये चौथे पे, ऐसे करके आपका 8-10 जो पॉइंट है, वो पॉइंट का आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक जगह फिक्स हो गई। अब आपके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, मैं स्टार्ट करूंगी ये वाला पॉइंट, ओके, इसमें इस तरीके से अपने को डिस्क्राइब करना है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया माइंड में। अभी हम लिख नहीं रहे, अभी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 10 मिनट देखिए, अगर आपने रूपरेखा बना ली तो आपका अगला आधा घंटा जिसमें आप लिखने वाले वो बहुत अच्छा गुजरने वाला, और उससे भी अच्छा वो होगा जो एक रीडर आपका ऐसे को रीड करेगा कि बहुत सिस्टमैटिक है यार, हर चीज पॉइंट वाइज लिखी हुई है, यानी इस बच्चे को नॉलेज है, कैसे डिस्क्राइब करना है इसको आता है। क्लियर? तो इसके लिए ये जरूरी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। जैसे ही आपका पॉइंट तैयार हो गया, आपका जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सबसे पहले लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ये पॉइंट थोड़ी लिखे जाते हैं, इंट्रोडक्शन तो आपके दिमाग की वो उपज होनी चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लिखना है। तो सबसे अच्छी इंप्रेसिव लाइन्स से 3-4 लाइन में या अगले 6 लाइन्स में आप बहुत सुंदर एक इंट्रोडक्शन तैयार कर दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ये जो 8-10 पॉइंट्स है ना आपके, इनके सब पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग पहले लिखते थे एम्पावरमेंट पे लिखते थे, या पोल्यूशन पे लिखते थे, या ग्लोबल वार्मिंग पे लिखते थे, पहले यही वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा चलते थे तो इस पे लिखते थे। तो इन पे क्या करते थे, इनके हम सब पॉइंट्स तैयार कर लेते थे, है ना। सब पॉइंट दिमाग से घर से ही बना के लेके जाते थे, क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, है ना, या फिर ये पॉपुलेशन है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन टॉपिक है। तो इनके हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट्स होते थे, तो ऐसे आप पॉइंट्स बना लीजिए जो भी है, और फिर उन पॉइंट्स के बेसिस पे अपने डिस्क्रिप्शन। अब हम बात कर रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, हमने बात कर ली। इंट्रोडक्शन हमारा इंप्रेसिव होना चाहिए, इंप्रेसिव, शॉर्ट एंड इंप्रेसिव लिखूंगी मैं, शॉर्ट होना चाहिए एंड इंप्रेसिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अलग अलग 5-6 पॉइंट्स तो कम से कम होने चाहिए, और यहाँ पे आप पहले मेन पॉइंट लिख दें, मेन पॉइंट को आप हाईलाइट कर दें, और उसके बाद आप इसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, अंदर बहुत अच्छा भी नहीं लिखा हो तो भी कोई चलेगा, लेकिन शुरुआती का हाईलाइटेड पॉइंट होना चाहिए। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके 5 पॉइंट्स हो गए। इन 5 पॉइंट्स में अंदर देखो क्या होना चाहिए, अंदर है ना कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस क्या होता है, इनका आपस में रिलेशन, ये सब लिंक्ड होने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे इस पॉइंट का, जैसे आपने यहाँ पे नंबर लिखा ना, इसके बाद मैं ये लिखूंगी तो इसका इससे कोई तो रिलेशन होगा, वो रिलेशन यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, दिखाई देना चाहिए। बेटा पटवार वाले जो भी हैं, पटवार का आएगा आगे, और पटवार के लिए हम लोग अलग से सेशन लेंगे, और पटवार के लिए स्टे ब्लेस्ड। मुझे पता है आप लेट आए हैं इसलिए आपको नहीं पता। इस ऐसे करने से पहले हमने सबसे पहले लेटर किया था, लेटर के फॉर्मेट को डिस्कस किया। फॉर्मल लेटर ही आप एग्जाम में लिखना। फॉर्मल लेटर आप क्यों लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या पॉइंट फॉलो करोगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अब हम बात कर रहे हैं ऐसे की। ठीक है, तो ऐसे में आपस में कोहेरेंस होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ऐसे करके आप ये सारे 5 पॉइंट्स जब डिस्क्राइब कर दोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंच जाओगे, कंक्लूजन पे। देखो गाइज, अगर आप ऐसे में कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो तो कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में आना चाहिए सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन आता है तो आप सॉल्यूशन लिख देंगे, लेकिन वी आर ऑल कॉमन मैन, अगर हमें नहीं आ रहा है सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ये जो आपने डिस्क्रिप्शन में इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स का जस्ट देखो, ऐसे का कंक्लूजन जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। या तो जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे दिखाई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, अगर आपके पास है तो सॉल्यूशन दे, फेक कुछ मत करिएगा। ठीक है, फेक कुछ मत करिएगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है सॉल्यूशन तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, आप ये करिए, जितने पॉइंट्स आपने दिए हैं ना उन पॉइंट का यहाँ पे क्या कर दीजिए, जस्ट कर दीजिए। जितने पॉइंट्स दिए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे फिर से एक बार समझा दीजिए। वो भले से रिपीटेशन होगा लेकिन वो सिस्टमैटिक होगी, वो अच्छा होगा, और ये एक ऑथेंटिक वे है कंक्लूड करने का किसी भी लेटर को। तो इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, करा जाता है, इसी तरीके से करा जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स है, इंट्रोडक्शन का, डिस्क्रिप्शन का और कंक्लूजन का। इंट्रोडक्शन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, ये मैंने बताया। लेकिन ऐसे लिखने से सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिखने से सबसे पहले ये वाला पॉइंट करना है, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एट वंस। सबसे पहले लिखना शुरू मत कर देना, वरना आप नहीं लिख पाओगे अच्छा ऐसे। ठीक है, सबसे पहले लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है बहुत अच्छा सोचना, अपने दिमाग में आइडियाज लाना,
ना, थोड़ा रियाज करना उसको, दिमाग में एक्सरसाइज करो, उसके बारे में सोचो, 10 मिनट दे दो इसको, तो फिर देखो अगले आधे घंटे कितने सुंदर जाने वाले हैं, क्योंकि अगले आधे घंटे में ही आपका ऐसे निखर के आने वाला है। लैंग्वेज भले से हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन ऐसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करा दीजिए 7-8 क्लास लेके। किस किस का एग्जाम है आप मुझे ये बताइए, कितने लोगों का एग्जाम है आप में से यहाँ पे जो दे रहे हैं, क्या आप सभी का एग्जाम है? अगर आप लोग हैं तो मैं एक सेशन तो करवा ही सकती हूँ, क्योंकि परसों एग्जाम है तो कल मैं करवा सकती हूँ, इफ़ यू पीपल आर रेडी तो। अदरवाइज यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट आपको लोगों को दिया है, फॉर्मल लेटर लिखने का, फॉर्मल ऐसे लिखने का, और कैसे बहुत खूबसूरत ऐसे लिखने का मैंने यहाँ पर एक पैटर्न आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप अपना बता दीजिएगा यस आई एम देयर। बहुत सारे अगर आ जाएंगे, मतलब 30-40 स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं तो मैं बता दूंगी यहाँ पे कि यस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो इससे होगा कि हमारे पास एक नंबर ऑफ, मतलब एक सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो मैं अलग से एक क्लास लेके फिर आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया, हाँ बहुत सारे हैं ऐसे, तो अभी लोकल वर्सेस वोकल जो आया है ये भी टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और मिल जाएंगे, है ना। तो हम लोग इन पर चर्चा कल के डेट में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इंग्लिश समझ में नहीं आती, क्या करे बेटा? संजय, मुझे ऐसा लगता है आपसे बात हुई थी और मैंने आपको ये भी कहा था हिंदी में भी, देखो मैंने जो अभी बताया वो हिंदी इंग्लिश कॉमन रखते हुए बताया, क्योंकि मैंने साफ कहा इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट कि आई एम फ्रॉम इंग्लिश तो मैं सिर्फ आपको इंग्लिश बताऊंगी। मेंस में इंग्लिश हिंदी दोनों आपका भाषा का चेक हो रहा है, योर नॉलेज इज टू बी चेक। इट डजेंट मैटर इफ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी, बस आपको ये सारे पॉइंट्स हिंदी में भी उतने, आपका हिंदी में भी इंप्रेसिव होना चाहिए। बस एक कदम आगे ये होता है कि हिंदी हमारी आम बोलचाल की भाषा है, तो हम ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं ऐसा हम सोच लेंगे, लेकिन हिंदी के शब्दों का अगर आपने क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका हिंदी का ऐसे उतना इंप्रेसिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आयुष्मान भारत, ये सब कुछ। चलिए, इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर जो है अगर आप लोग दे देंगे टाइम से तो कल एक सेशन आ जाएगा इस पे। इसी के साथ अब हम ओवर करें, 4 बजे वाले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।